हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कुछ दो या तीन छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स के नेम हैं हमारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट एंड द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझने की आज कोशिश करते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखिए सबसे पहले ये इसकी एक डेफिनेशन समझते हैं हम, है क्या ये। व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू ए मीडियम सुपर इम्पोज ऑन द वन अनदर। जब दो या दो से ज्यादा वेव एक मीडियम में से ट्रेवल कर रही हैं और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ एक वेव y1, दूसरी y2 एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर गई, देन ए न्यू वेव इज फॉर्म। तब एक नई वेव बन जाती है। देखिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई वेव फॉर्म हो चुकी है, इन विच रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव। यानी कि देखिए जब एक वेव थी जिसका डिस्प्लेसमेंट था y1, दूसरी जिसका डिस्प्लेसमेंट था y2, इनके सुपर इम्पोजिशन से एक नई वेव बनी, उसका डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, y1 प्लस y2 के। क्लियर? तो ये जो वेव है इन दोनों के सम के इक्वल होगी। अब y2 भी प्लस में है, y1 भी प्लस में है, तो y1 प्लस y2 कुछ ऐड होकर के और ज्यादा बना देगा, ऐसे ही नीचे भी जाएगा। अब दूसरा केस देखिए, यहां पर ये वेव थी एम्पलीट्यूड y1 और इस वेव का एम्पलीट्यूड था y2। क्लियर? तो ये प्लस में है लेकिन ये माइनस में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y1 प्लस y2 अगर वेक्टर सम होगा ना, लेकिन y2 तो नेगेटिव में है, तो टोटल इसमें से कुछ ना कुछ घटेगा, ये माइनस होगा, तो रिजल्टेंट वेव हमारे पास ये आई। क्लियर? ये प्लस में थी y1, y2 नेगेटिव में थी, प्लस में से कुछ माइनस हुआ तो ये बचा हमारे पास y। क्लियर है? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा बिल्कुल ही सिंपल सा है। क्या था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? जब दो या दो से ज्यादा वेव एक मीडियम में से ट्रेवल करती हैं तो उनका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा जो नई वेव का, वो किसके इक्वल होगा, पहली दोनों वेव के वेक्टर सम के इक्वल। किसके? पहली दोनों वेव का जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट था उनको अगर हम वेक्टर सम कर दें तो एक नई वेव आएगी। जैसे एक वेव थी जिसका डिस्प्लेसमेंट y1, दूसरे का y2, y3, y4, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, ऐड कर दो सभी को तो वो आ जाएगा। बड़ी सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर है? तो चलिए अब हम जानते हैं कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में कि कोहेरेंट सोर्सेज होते क्या हैं। देखिए लाइट के कोई दो ऐसे सोर्स जिन दोनों की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वो क्या हो, सेम हो, और उनकी जो लाइट है दैट इज इन द सेम फेस और हैविंग ए कांस्टेंट फेस डिफरेंस इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। मतलब कि कोई भी लाइट के दो ऐसे सोर्स जिनमें से कॉन्टिन्यूसली लाइट एमिट होती है और वो जो लाइट है दोनों की वो सेम वेवलेंथ की हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो और सेम फेस के अंदर हो। दो सोर्स ऑफ लाइट थे, दोनों की वेवलेंथ भी सेम, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम, दोनों की लाइट का फेस भी सेम, या फिर अगर सेम नहीं है तो कांस्टेंट फेस डिफरेंस होना चाहिए उनमें। दे आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। क्लियर है? तो जो इनिशियल फेस डिफरेंस है दोनों सोर्सेस के बीच में वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। तो देखिए कोहेरेंट सोर्स के बारे में हमने समझा क्या होता है। ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट जो कि लाइट को जो ऐसे लाइट के सोर्स जिनकी लाइट सेम वेवलेंथ की हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो, उनमें सेम फेस डिफरेंस हो या कांस्टेंट फेस डिफरेंस हो, उन्हीं को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। अब देखिए दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं जो लाइट के, दे कैन नॉट बी कोहेरेंट, कभी भी वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन आता है क्यों, मतलब कि दो लाइट के सोर्स हैं अलग अलग, एक A और दूसरा B, दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। क्लियर? तो क्या वो कभी कोहेरेंट हो सकते हैं? नहीं, दे कैन नेवर बी कोहेरेंट। अब ऐसा क्यों? देखिए बिकॉज लाइट इज एमिटेड फ्रॉम द इंडिविजुअल एटम ऑफ द सोर्स। जो सोर्स है उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं,
ठीक है, देर आर द बिलियंस ऑफ द एटम्स, और वो जो एटम्स हैं वो लाइट को एमिट कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब हर दो अलग अलग सोर्स थे, कुछ बिलियंस ऑफ एटम्स सोर्स ए में है, बिलियंस ऑफ एटम सोर्स बी के अंदर भी हैं, तो उनसे जो लाइट होगी वो कभी भी कांस्टेंट फेस में नहीं हो सकती, उनके अंदर फेस डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रह सकता। इसी वजह से वो सोर्स भी कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। क्लियर? अच्छा, तो आइए चलिए जानते हैं हम कि ये जो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है ये हमें कैसे मिल सकता है। अगर हमें दो लाइट के सोर्स को कोहेरेंट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए, कोहेरेंट लाइट के सोर्स अगर हमें चाहिए, देन द कोहेरेंट सोर्स ऑफ द लाइट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स बाय द सेम सम डिवाइस। मतलब कि अगर दो कोहेरेंट सोर्स हैं तो दोनों का जो मेन सोर्स है वो एक ही होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास एक है सोर्स एस, ठीक है, लाइट का सोर्स है, मुझे इससे दो कोहेरेंट सोर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखिए ऐसे यहां पर इसके आगे कुछ डिस्टेंस पर मैंने क्या किया, दो स्लिट रख दी। क्लियर है? एक S1 और दूसरी S2। अब यहां से जो लाइट निकलेगी तो ये स्लिट हमारे लिए S1 सोर्स 1 होगी और ये होगी हमारे लिए सोर्स 2। तो ये दोनों जो सोर्स हैं इनसे जो लाइट आ रही है उनका मेन सोर्स क्या है, एक ही है। इन दोनों को लाइट एक ही जगह से मिल रही है ना, तो अब इन दोनों की लाइट कोहेरेंट हो सकती है, यानी कि अब ये दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स हो सकते हैं। क्लियर? क्योंकि इन दोनों का मेन इनपुट इन दोनों को कहां से मिल रही है, एक ही पॉइंट से मिल रही है दोनों को इनपुट, तो इसीलिए ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड कर रहे हैं एक ही चीज पर, तो इसीलिए ये दोनों कोहेरेंट हो सकते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। ये दोनों एक सिंगल सोर्स से ऑब्टेन किए हैं हमने, इसीलिए ये दोनों की पॉसिबिलिटी है कि ये कोहेरेंट हो सकते हैं। अगर ये सेम इन दोनों का जो है सोर्स एक ना होता तब हम इन दोनों को कभी भी कोहेरेंट नहीं कह सकते। इन दोनों कोहेरेंट तभी होंगे अगर इन दोनों का जो सोर्स है वो एक ही हो। क्लियर? अब हम इनको बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स। तो आइए अब जानते हैं इसकी दूसरी कंडीशन क्या है। द टू सोर्सेज शुड गिव द मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये जो दोनों सोर्स हैं S1 और S2, इनकी लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। अब मोनोक्रोमेटिक का मतलब है लाइट ऑफ द सिंगल वेवलेंथ, सॉरी लाइट ऑफ द सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ, वो लाइट होनी चाहिए। मतलब जैसे कि हम बात करें या तो रेड लाइट की लाइट हो या वायलेट कलर की लाइट हो या येलो कलर की लाइट हो, किसी भी एक सिंगल कलर की लाइट होनी चाहिए, एक से ज़्यादा कलर की लाइट नहीं होनी चाहिए उस सोर्स की। जैसे मान लीजिए सन से लाइट आती है, वो कैसी होती है, 7 कलर्स की होती है। क्लियर? तो वो कभी भी मोनोक्रोमेटिक नहीं हो सकती, क्योंकि सन की जो व्हाइट लाइट है वो 7 रंगों से मिलके बनी है। जबकि मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट या सिंगल कलर की लाइट को बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। तो कोहेरेंट सोर्स हमारे पास तभी आ सकते हैं जब दो सोर्स की लाइट कैसी हो, मोनोक्रोमेटिक। कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। अब ऐसा क्यों? मान लीजिए हमारे पास हमने एक व्हाइट सोर्स ले लिया, व्हाइट लाइट का सोर्स, उससे हमें रेड लाइट भी मिल रही है। क्लियर है? ग्रीन भी मिल रही है, वायोलेट भी मिल रही है। तो इन सभी कलर की जो लाइट है ना, उनका जो इफेक्ट होगा वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं होंगे। तो इसीलिए जो लाइट है वो कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, यानी सिंगल कलर की लाइट होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है द पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स फ्रॉम द टू सोर्स शुड बी स्मॉल। जो हमारे पास ये दोनों सोर्स हैं, इनसे जो लाइट आगे निकलेगी उनमें पाथ डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। पाथ डिफरेंस दोनों की लाइट के बीच कैसा होना चाहिए, बहुत ही कम। क्लियर? तो ये थी हमारे पास सम कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग द टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो आइए अब हम जानते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में। अब देखिए ध्यान से, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है।
मान लीजिए एक हमारे पास सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है, तो जो उसकी एनर्जी है वो पूरे मीडियम में बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, जब एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से कुछ एनर्जी निकलती है तो वो एनर्जी पूरे मीडियम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास दो सोर्स ऑफ लाइट हैं, एक है सोर्स S1 और दूसरा है S2, और दोनों कैसे हैं? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तब क्या होगा, जब दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से कुछ एनर्जी निकलेगी, दोनों से कुछ ना कुछ क्या होगी? एनर्जी। तो वो दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी? अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। अब ऐसा क्यों? देखिए समझते हैं, दोनों दो सोर्स ऑफ लाइट हैं, दोनों की एनर्जी एक दूसरे के अंदर बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि कई जगह पर तो क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास जो एक सोर्स ने जो वेव निकाली उसका एम्पलीट्यूड था y1, ठीक है, और जो दूसरे ने वेव निकाली उसका एम्पलीट्यूड था y2। अगर एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के ऊपर आए, जैसे ये एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के ऊपर आए, तब इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कई जगह पर क्या होगा, मान लीजिए जो एक वेव है उसका तो आ गया क्रेस्ट, और दूसरे का, जैसे ये वेव थी इसका था ये क्रेस्ट, और दूसरी वेव का ट्रफ। एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर जब लाई करेगा तब जो इनका टोटल एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो कहीं पर तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा, कहीं पर कम, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव थे, ये ऐड होकर के और ज़्यादा अच्छा बेटर रिजल्ट देंगे। लेकिन ये प्लस में था और ये माइनस में। अब इन दोनों की टोटल इंटेंसिटी, टोटल रिजल्ट कितना हो गया? 0। और इनका क्या हो गया? मैक्सिमम, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस। मान लो ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5, तो टोटल आंसर कितना? 0। मान लो ये 2 है और ये 5 है, तो टोटल मिलके कितना दे दिया? 7। क्लियर? तो जहां पर मान लीजिए एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पर आता है तो इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। अगर एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर आता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? मिनिमम होगा हमारे पास। तो इसीलिए इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट इज द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट एनर्जी, यानी कि लाइट की एनर्जी का दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना इन ए मीडियम ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द लाइट वेव फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्स। जब दो कोहेरेंट सोर्स की लाइट सुपर इम्पोज होती है या ऐसे, तब क्या होता है? उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्लियर? देखिए जैसा कि हमने पढ़ा कि जो इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो कोहेरेंट सोर्स की लाइट एक दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्लियर? तो और कहीं पर अगर एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के ऊपर लाई करता है तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, और अगर एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे लाई करता है तो एम्पलीट्यूड मिनिमम, यानी यहाँ तो डिस्ट्रक्शन हो रही है, अभी यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस होगा उसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा उसे बोला जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखिए दोबारा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पर लाई करता है तब जो इंटेंसिटी मिलेगी हमें वो मैक्सिमम होगी। लाइट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम विच इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पर लाई करता है तब इंटेंसिटी मिनिमम होती है, इसे बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।